कि पहले वीडियो में हम लोग क्रिया के प्रथम भाग का अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत क्रिया का परिभाषा और क्रिया को कर्म के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है जानकारी प्राप्त की। अब यहाँ हम लोग क्रिया के दूसरे भाग में प्रयोग के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया को 5 भागों में बांटा गया है। तो यहां सबसे पहले सामान्य क्रिया है, उसके बाद संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। अब इनके बारे में हम लोग समझेंगे क्रमशः। तो सबसे पहले सामान्य क्रिया, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो सामान्य क्रिया होगी उसके अंतर्गत केवल एक क्रिया मिलेगा, एक ही क्रिया होगी। सामान्य क्रिया के अंतर्गत केवल एक क्रिया आएगी। जैसे वह गेंद लाता है, तो यहां लाना ही क्रिया है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है, जबकि जो संयुक्त क्रिया है, संयुक्त अर्थात जुड़ी हुई, तो यहां हम लोग बता देंगे संयुक्त क्रिया के अंतर्गत अनेक क्रियाएं आएंगी, अनेक क्रियाएं आएंगी। जैसे मोहन ने पत्र लिख लिया है, दोनों को हम लोग तुलनात्मक ढंग से देखेंगे। सामान्य क्रिया में एक क्रिया होगी और संयुक्त क्रिया में अनेक क्रिया होगी, 2 या 2 से अधिक क्रिया भी होगी। तो यहां हम लोग देख रहे हैं वह गेंद लाता है, तो यहां लाना ही एक क्रिया है। जबकि इस उदाहरण में हम लोग देख रहे हैं मोहन ने पत्र लिख लिया है, तो यहां पर लिखना और लिया है अर्थात लेना, लिखना और लेना, यहां क्या हो गया है, 2 क्रियाओं का प्रयोग हो गया है। इसलिए यह किसके अंतर्गत आएगा, अनेक अर्थात संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएगा। एक बात और आप लोग याद रखिएगा, जो संयुक्त क्रिया होती है उसके अंतर्गत जो प्रथम क्रिया होती है उसे मुख्य क्रिया कहा जाता है, और जो द्वितीय क्रिया होती है उसे रंजक क्रिया कहते हैं। इसमें आप लोग याद रखिएगा, पूछ दिया जाता है कि उदाहरण में संयुक्त क्रिया के उदाहरण में मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया बताइए। तो इसमें हम लोग क्या कह देंगे, जैसे कहा जा रहा है मोहन ने पत्र लिख लिया है, तो लिख शब्द क्या है, यह मुख्य क्रिया है, और लिया है यह क्या है, रंजक क्रिया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद आता है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, इसमें प्रत्यय को जोड़कर यह क्रिया बनाई जाती है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, इसके अंतर्गत नाम धातु क्रिया के अंतर्गत संज्ञा हो, सर्वनाम हो या विशेषण हो, उन शब्दों में प्रत्यय जोड़ करके क्रिया बनाई जाती है। जैसे संज्ञा से देखा जाए, जो संज्ञा शब्द है सर्व, तो सर्व में हम लोग आना प्रत्यय जोड़ेंगे, आना प्रत्यय जोड़ दिया गया है, तो यह बन गया है सर्वमाना। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि जो संज्ञा शब्द है उस शब्द में प्रत्यय जोड़ा गया है आना, और इस तरह से यह क्या बन गया है, क्रिया बन गई है। तो इसमें यह जो सर्वमाना शब्द है या सर्वमाना जो शब्द है वह नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आएंगे। जैसे सर्वनाम में देख लिया जाए, जैसे सर्वनाम शब्द है अपना, तो इसमें भी आना प्रत्यय जोड़ा गया है, तो यह क्या बन गया है, अपनाना। विशेषण देख लिया जाए, जैसे पागल, पागल क्या है, यह विशेषण शब्द है, किसी की विशेषता बताता है। तो पागल से क्या हो गया, इसमें भी क्या कर दिया गया है, आना प्रत्यय जोड़ दिया गया है, तो यह क्या बन गया है, पगलाना। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण वाले जो शब्द हैं उनमें प्रत्यय जोड़ करके क्रिया बनाई जा रही है। इसलिए ये सभी क्रियाएं क्या होंगी, नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आएंगी।
अब इसके बाद अगला आता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा नाम से यह स्पष्ट है। इसमें आप लोग याद रखिएगा कि कर्ता किसी क्रिया को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है। जो क्रिया को करने वाला होता है, कार्य को करने वाला होता है, वह उस कार्य को स्वयं नहीं करेगा बल्कि किसी दूसरे से कह करके कराएगा। और इस तरह से प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की हो जाती है, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। अब इनको हम लोग देखेंगे कि ये प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होता है। तो सबसे पहले मूल क्रिया को देखा जाए। मूल क्रिया यहाँ पर क्या है, चलना, जैसे लिख दिया गया यहाँ पर चलना। तो इसमें मूल क्रिया क्या है, चल। मूल क्रिया क्या है इसमें, चल। तो जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनती है उसमें आना या आई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जो मूल क्रिया होती है, मूल क्रिया में जब हम लोग आना या आई प्रत्यय जोड़ेंगे या वाई प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह क्या बन जाए, आई प्रत्यय जोड़ेंगे आना और आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह क्या बन जाएगी, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगी। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कब बनेगी, जब हम लोग मूल क्रिया में वाना या वाई प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगी। अब इसको हम लोग उदाहरण से समझेंगे। सबसे पहले जैसे कहा दिया जा रहा है, कोई उदाहरण हम लोग ले लें और तीनों को हम लोग समझेंगे। जैसे कहा दिया जाएगा कि राधा ने पढ़ी या राधा पढ़ी। तो राधा पढ़ी, यहां क्या हुआ है, मूल क्रिया का प्रयोग हुआ है। और राधा पढ़ाई, तो इस शब्द से या इस वाक्य से क्या प्रतीत हो रहा है कि राधा किसी के कहने पर किसी दूसरे को पढ़ा रही है। यहां कहा जा रहा है राधा पढ़ी अर्थात वह स्वयं पढ़ रही है, लेकिन यहां कहा जा रहा है राधा पढ़ाई अर्थात वह किसी के कहने पर किसी दूसरे को पढ़ा रही है। तो राधा क्या हो गई, प्रथम प्रेरणार्थक हो गई। जो कह रहा है पढ़ाने के लिए राधा को, तो वह क्या हो गया, वह प्रथम प्रेरणार्थक हो गया। अब यहां पर द्वितीय प्रेरणार्थक को देखा जाए तो इसमें यदि हम कह देंगे कि मोहन के कहने पर राधा ने श्याम से पढ़वाई। मोहन के कहने पर राधा ने श्याम से पढ़वाई। तो यहां हम देखेंगे मोहन प्रथम प्रेरणार्थक और राधा द्वितीय प्रेरणार्थक के अंतर्गत हो। तो ये आप लोग याद रखिएगा। या एक और उदाहरण समझ लिया जाए छोटा सा। जैसे मान लीजिए क्लास में किसी बच्चे से कलम नीचे गिर गया, तो यदि उससे कोई कह रहा है कि कलम उठाना, आना प्रत्यय जोड़ दिया गया, उठ में आना, उठाना, तो कह दिया जाएगा कलम उठाना, तो वहां प्रथम प्रेरणार्थक का प्रयोग हुआ है। और उसी को बदल के कह दिया जाएगा कि कलम उठवाना, तो वह क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक के अंतर्गत आएगा। यदि कहा जाएगा कि कलम उठाना, तो जिसको कहा गया है वह स्वयं उठाएगा। लेकिन यदि ऐसे कहा दिया जाएगा कि कलम उठवाना, तो जिससे कहा जा रहा है वह किसी दूसरे से क्या करेगा, वह काम को कह करके करवाएगा अर्थात उस कलम को उठवाएगा। तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक कहलाएगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद आता है अगला पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व मतलब पहले, काल अर्थात समय, जो पहले समय में कार्य हो चुकी है। अर्थात इसका परिभाषा बन जाता है कि जब
कोई कार्य समाप्त होता है तो दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है। तो समाप्त हुई क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जो क्रिया समाप्त हो गई है और समाप्त होने के उपरांत हम लोग दूसरी क्रिया करना शुरू कर दे रहे हैं, तो जो पहली क्रिया समाप्त हुई है तो उस पहली क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे किसान खेत जोतकर घर आ गया। किसान खेत जोतकर घर आ गया। तो यहां हम लोग देख रहे हैं दो क्रिया है, खेत जोतना और घर आना। तो खेत जोतने की जो प्रक्रिया है वह समाप्त हो चुकी है। अब क्या हो रहा है? वह किसान घर की तरफ आगे बढ़ रहा है, अर्थात अपने घर को आ रहा है। तो यहाँ जो खेत जोतने की क्रिया है वह समाप्त हो गई है, पहले हो चुकी है, और उसके बाद घर आने की क्रिया हो रही है। तो परिभाषा के अनुसार यहाँ जो जोत कर शब्द है या जो जोतना क्रिया है यह पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आएगी, क्योंकि यह क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया शुरू की गई है। तो ये रहा प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। और पहले वीडियो में कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।